मोशन, ठीक है। तो फोर्स, टू टाइप्स का फोर्स होता है, दैट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस फोर्स का मीन्स क्या होता है, उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। जब एक टग ऑफ वॉर होता है, उसमें दोनों साइड, अगर इधर भी 5 पीपल्स हैं, इधर भी 5 पीपल्स हैं, दोनों उसको ऐसा खींच रहे हैं, दोनों बराबर फोर्स से, तो क्या होगा, ये रोप कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी 5 न्यूटन फोर्स लगा, इधर भी 5 न्यूटन फोर्स लगा। तो फोर्स, जब बैलेंस फोर्स, जब उसका रिजल्ट जीरो हो जाए, +5 -5, रिजल्ट आया जीरो, सो रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। और अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज, या तो कह दो टोटल सम सबका जीरो है, या कह दो रिजल्टेंट जीरो है, या कह दो बैलेंस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ के मोशन ना होने का, और अनबैलेंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन। फिर मोमेंटम एक टर्म आती है हमारी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसकी यूनिट क्या रह जाएगी, फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले फॉर्मूला देखिए, P इज इक्वल टू mv, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। तो P यहाँ पर मोमेंटम को डिनोट करता है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की हुई किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। मोमेंटम बेसिकली जहाँ जहाँ वेलोसिटी होती है, जो भी चीज़ मोशन में होती है ना, उस मोशन की प्रॉपर्टी को मेजर, भाई मोशन कितना है, कितना एक सब्सटेंस के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो मेजर करता है, तो मोमेंटम। सो मोमेंटम की यूनिट सबको लर्न हो गया, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक कराटे प्लेयर है, ये बहुत सारे टाइल्स हैं मेरे पास, सो मेनी टाइल्स आर देयर। अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं ऐसे करूंगी तो मेरे हाथ में पेन होगा, बट अगर कराटे प्लेयर इसको करेगा ना हिट, तो ये ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ये पता था, कराटे प्लेयर को, फिजिक्स का रूल, कि अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा दूंगा तो मेरा मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अगर मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। सो वेलोसिटी इंक्रीजेज, मोमेंटम इंक्रीजेज, दिस विल कॉजेज द फोर्स विल इंक्रीज। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या इफेक्ट आएगा, फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद आता है इनर्शिया टर्म। इनर्शिया बेसिकली मास से रिलेटेड है, मेजर ऑफ मास, कि किसी सब्सटेंस में कितनी उसकी क्वांटिटी है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो उसके स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। इफ ये पेन अगर मोशन में है ना, अब मोशन में तब तक रहेगा ना जब तक इस पर कोई फोर्स लगा के इसको रोका ना जाए, है ना। तो ये वो प्रॉपर्टी है कि जो इसको मोशन में कंटिन्यू बनाए हुए है, कि रोक नहीं रही हो। तो मतलब अगर ये मोशन में, तो मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है, और अगर रेस्ट में ही है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो ये किस वजह से करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज इनर्शिया। ये इनर्शिया है जिसकी वजह से ये रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन है तो मोशन में रहेगा, राइट। उसके बाद हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, if a body is in rest, try to remain in rest until external force is applied on it. If a pen is in rest, it try to remain in rest until external force is applied on it. जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फैन का हमारे सामने एग्जांपल है, फैन रेस्ट में, जब आपने उसको ऑन किया तो क्योंकि आपने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिसिटी ने फोर्स लगाया, तो फैन विल स्टार्ट मूविंग। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हुआ, पहले रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है, और अगर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। इनर्शिया की वजह से ही तो अपनी स्टेट को मेंटेन किए हुआ है। इनर्शिया ही तो वो प्रॉपर्टी है जो रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में है तो मोशन में बनाए, ठीक है। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल एक बस वाला ले लेते हैं। जब आप बस में जाते हैं तो क्या होता है, अगर चलती हुई बस रुक जाए तो क्या होगा, पीछे जाएंगे, कहाँ गिरेंगे, फॉल होंगे, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, है ना। क्यों? क्योंकि बस मोशन में थी, ये हमारी बॉडी है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये अपर पार्ट हुआ, ये लोअर पार्ट। अब ये जो लोअर पार्ट है ये तो बस के साथ कांटेक्ट में है, जैसे ही मोशन में थी बस, उसके बाद ये रुकी, जैसे ही रुकी सडनली, तो जैसे ही ये रुकी तो ये नीचे वाला पार्ट तो उसके साथ इंस्टेंटली रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट क्या कहता है, मैं मोशन में था, मैं मोशन में ही रहूंगा कुछ देर तक। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से थोड़ा सा ये आगे की तरफ बढ़ गया। यही उल्टा एग्जांपल ले लें इसके अपोजिट, कि अगर एक बस जो कि पहले बस स्टैंड पे है और अब वो चलना स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से किस में आ रही है, मोशन में, तो अब वो क्या होगा, वो पर्सन जो यहाँ बस में खड़ा है वो पहले बस के साथ क्या है, रेस्ट में,
तो ये हुआ अपर पार्ट, ये हुआ लोअर पार्ट. लोअर पार्ट इज इन रेस्ट विद कॉन्टेक्ट विद दिस बस, सो दिस विल ऑल्सो बिकम इन रेस्ट में हो जाएगा ये भी. और बट ये जो पार्ट है ना अपर वाला पार्ट, ये अपर पार्ट क्या करेगा, ये कहेगा मैं रेस्ट, ये मोस्टली चला तो ये भी चला उसके साथ, बट ये वाला पार्ट क्या कहेगा, मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से रेस्ट. और मैंगो का एग्जांपल लगा लेते हैं. मैंगो में क्या होता है, मैंगो ट्री से डिटैच क्यों होता है, या कारपेट से डस्टी पार्टिकल्स आउट क्यों होते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर आपको कहीं पर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज़ से चेक कर लेना कि पहले वाली स्टेट क्या थी, वो उसी स्टेट को मेंटेन करना चाहिए. अगर पहले वाली स्टेट रेस्ट थी तो अभी भी वो रेस्ट में रहना चाहेगा. लाइक अब कारपेट के अंदर डस्टी पार्टिकल्स हैं, कारपेट को हम बीट करते हैं, कारपेट को बीट करते हैं, डस्टी पार्टिकल्स कम्स आउट. तो पहले डस्टी पार्टिकल्स किस में थे, रेस्ट में. तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अभी भी रेस्ट में, इनर्शिया की वजह से वो उसी में रहना चाहेंगे. बट आपने क्या किया, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो वो उनको अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी. तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसी स्टेट में मेंटेन रखेगा अपने आप को, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा. दैट इज इनर्शिया, जो भी पढ़ के आए हैं. इनर्शिया की वजह से कोई भी चीज़ अपनी उसी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी उसी ही स्टेट में रहने की ट्राई करता है. ठीक है, उसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो कि आप मोमेंटम के बारे में तो पढ़ चुके हैं. न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. इसी को मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट मीन्स हुआ टाइम, टाइम के साथ अगर मोमेंटम में चेंज आता है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के. तो यानी यहाँ से क्या पता चला, अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम कम. रिवर्स लेते हैं, अगर मैं बहुत कम टाइम के लिए टाइम अगर कम कर दें, या टाइम अगर ज़्यादा कर दें, टाइम ज़्यादा करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम. फोर्स कम हुआ, मोमेंटम भी उसका कम हो जाएगा, वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी. इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक क्रिकेट प्लेयर है, बॉल को ऐसे कैच कर रहा है. कभी भी वो बॉल को ऐसे सामने से ऐसे आगे जाकर कैच नहीं करेगा, वो हमेशा बॉल को ऐसे अपने हैंड्स को लोअर करेगा, अपर नहीं करेगा. क्यों, लोअर पोजीशन में ऐसा क्या है, ऐसा करने से यहाँ पे तो बॉल 4 सेकंड में आई, यहाँ पे कुछ और सेकंड्स डिले हो गया, तो टाइम इंक्रीज हुआ, है ना, टाइम इंक्रीज हुआ. अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो फोर्स कम. तो ऐसा करने से उसको इंजरी नहीं होगा. अदरवाइज वो बॉल की स्पीड इतनी ज़्यादा है, उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा है, उसका फोर्स इतना ज़्यादा है, जब वो हमारे हाथ पे हिट करेगा तो वो फोर्स हाथ पे भी तो लगेगा, इंजरी भी तो हो सकती है, नुकसान हो सकता है ना, हाथ पे दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए हाथ को ऐसे आगे ना कर कर ऐसे करता है, जितना हो सके टाइम ज़्यादा हो जाए. टाइम ज़्यादा होगा बॉल को पकड़ने के लिए, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो मोमेंटम ऑलरेडी कम हो जाएगा. ठीक है, तो मोमेंटम के साथ रहा डायरेक्ट और टाइम के साथ रहा इनवर्स. सो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. चेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में चेंज आया, मतलब आपके अगर हाइट में मैं बात करूँ, आपकी हाइट पहले 10 थी अब 12 हो गई, मैं बोलूँगी कितना चेंज आया, आप क्या बोलोगे, 2 का चेंज आया. कैसे किया आपने, फाइनल 12 हुई, अब पहले 10 थी, फाइनल माइनस इनिशियल. कभी भी चेंज कैलकुलेट करना हो तो आप करेंगे उसका फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम दैट इज mv माइनस इनिशियल मोमेंटम हुआ आपका mu. सो m कॉमन हो गया. वीडियो